अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। और अभी तक जितना हम ऑनलाइन लेक्चर्स के बारे में डिस्कशन कर चुके और जितने टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके वो आपको ठीक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो चुकी होगी। आज का लेक्चर हम बात करेंगे स्पेशल कस्टमर्स के बारे में। दैट मीन्स अकाउंट्स ऑफ स्पेशल कस्टमर्स। स्पेशल कस्टमर्स में कंपनी, पार्टनरशिप और ट्रस्ट और क्लब्स इस किस्म के इदारे आते हैं। बट बिफोर डिस्कसिंग प्योरली बैंकिंग, हम पहले बात करते हैं या पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते हैं कि ये स्पेशल कस्टमर्स जिनको हम कह रहे हैं ये है क्या, इनकी लीगल हैसियत क्या है और ये किस तरह काम करते हैं या किस तरह बनते हैं और कैसे बैंकिंग के अलावा कानून में इनके ऊपर लॉज एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप कौन कौन से हैं। फिर हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, कौन से क्लॉजेज इसमें शामिल होते हैं। फिर हम बात करेंगे रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप। बेसिक इन्फॉर्मेशन पार्टनरशिप की लेने के बाद फिर हम कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस पे जाएंगे। पार्टनरशिप डिस्कस करने के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि बिज़नेस क्या है। बिजनेस इज़ एक्चुअली a legal activity which is done for the sake of earning profit। और बिज़नेस करने के लिए जो फॉर्म्स हैं या जो मोड्स हैं, हम उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसी फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस है जिसमें एक इंडिविजुअल ऑनर, he or she is the one who is taking all the responsibility, he or she is the one who is suffering all the losses and enjoying all the profit, he or she is the one who is managing all the functions of the business। So जो individual business कर रहा है, remember this is not a job, this is not an employment। individual business को हम sole proprietorship कहते हैं और जो कर रहा है उसको sole proprietor कहते हैं। Then the second form of doing business is partnership। A partnership is an arrangement between two or more than two people to oversee business operation and share its profit and liabilities and losses as well। पाकिस्तान करें तो पाकिस्तान में पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है that a partnership is a voluntary association or it is a contractual obligations of two or more than two and up to 20 people who come together and who collectively do the business for the sake of earning profit, and obviously they share liabilities, responsibilities and losses। Now we'll talk about the elements of partnership। There are 4 elements of partnership। Association of at least 2 persons, that means अगर ये 2 पर्सन्स नहीं है, एक है, तो फिर वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। नाम से ही पता चल रहा है कि पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग तो मौजूद होंगे। सो द फर्स्ट एलिमेंट, द फर्स्ट कंपल्सरी थिंग टू बिल्ड अ पार्टनरशिप इज दैट एट लीस्ट 2 persons शुड कम टुगेदर, शुड कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर। द सेकेंड एलिमेंट इज इट्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। सो दैट मीन्स जब कॉन्ट्रैक्ट की बात आएगी तो बहुत सारी एसोसिएटेड चीज़ें आ जाएंगी। वो क्या है? दैट द पर्सन्स हु आर डूइंग अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी एलिजिबल टू डू अ कॉन्ट्रैक्ट। लाइक दे कैन नॉट बी माइनर, दे कैन नॉट बी लुनेटिक, दे कैन नॉट बी बैंकरप्ट, दे आर ऑफ लीगल एज। देन कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ये है, इट इज़ एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल एट लॉ। सो दैट मीन्स to get enforceable at law means it should be a legal agreement। अब ये नहीं हो सकता कि एक पार्टनरशिप बन रही है जिसमें ये डिसाइड किया जाए या ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाए कि हम लोगों को मारेंगे, कत्ल करेंगे। सो दैट मीन एग्रीमेंट तो हो सकता है बट इट कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ नॉट अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। सो until and unless it is not a legal agreement, it cannot be a contract because it is not enforceable at law। So here it is a contractual relationship, so that means the person should be of legal age, they should be of sound mind, they should be of foreign acceptance, there should be mutual consent, there should be free agreement। So it should be at least or more than 2 persons।
Then it is a contractual relationship or contractual binding and contractual you can say association. Then obviously profit and loss sharing. There will be an agreed ratio of percent or percentage to share profit and loss amongst those partners. So a partnership is built for the sake of earning profit because it's a business. But if God forbid the business doesn't work well, obviously then there will be a loss sharing as well. And finally, mutual agency. It is very important to understand what is mutual agency. म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये है दैट ईच पार्टनर इज जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू अदर. फॉर एग्जाम्पल, देर आर 4 पार्टनर्स ए, बी, सी एंड डी. सो ए की लाइबिलिटी बी, सी और डी पे भी अप्लाई होगी. एवरी पर्सन इज एजेंट ऑफ एन अदर पार्टनर एंड एट द सेम टाइम ही इज प्रिंसिपल ऑफ अनदर पार्टनर. लेट्स से कि एक पार्टनरशिप फर्म बनाई जाती है, एक पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए रजिस्टर करवाई जाती है, उसको हम फर्म का नाम देते हैं ए बी सी फर्म. उसमें 4 पार्टनर्स हैं ए, बी, सी और डी. इन चारों पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर, लेट्स से मिस्टर सी, किसी थर्ड पार्टी से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, तो अब उस कॉन्ट्रैक्ट की बाइंडिंग सिर्फ मिस्टर सी पे नहीं है, उस कॉन्ट्रैक्ट की बाइंडिंग उस पूरी फर्म पे है, यानी कि ए, बी, सी, डी चारों पे है, बिकॉज दे ऑल आर म्यूचुअल एजेंट टू ईच अदर. प्रिंसिपल क्या होता है या प्रिंसिपल कौन होता है? जिसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अ वर्क टू होम द वर्क बिलोंग्स टू. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक घर बेचना है, सो आई एम द प्रिंसिपल, और मैं अपना काम किसी प्रॉपर्टी डीलर को दे देता हूँ. मैं कहता हूँ कि जी आप बिकवा दें और मैं आपको कमीशन पे कर दूंगा. सो ही इज़ द वन हु इज़ टेकिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी और आई एम गिविंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दैट प्रॉपर्टी डीलर. सो आई एम द प्रिंसिपल, ही इज़ माई एजेंट. सिमिलरली, प्रीवियस एग्जाम्पल में अगर मिस्टर सी ने किसी थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो मिस्टर सी एजेंट के तौर पे काम कर रहा है ए, बी और डी के. एंड सिमिलरली ए, बी और डी उस टाइम पे प्रिंसिपल है और सी एजेंट है. और अगर कोई मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, सो मिस्टर ए एजेंट बन जाता है और बी, सी, डी प्रिंसिपल बन. सो एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ अनदर पार्टनर एंड एट द सेम टाइम एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल ऑफ अनदर agent. So that means if one partner gets involved into any obligation, any responsibility, any financial liability, it is the responsibility of all other partners fulfill that obligation. So ये 4 elements हैं partnership के. Association of at least 2 persons, it's a contractual relationship, it's a profit and loss sharing basis, and it's a mutual agency. अब हम कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं. सो फाइनेंसिंग की बात करें तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सोल प्रोप्राइटर फॉर्म ऑफ बिजनेस बताया. एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन फाइनेंसिंग अगर सोल प्रोप्राइटर के कंपैरिजन में बात करें तो ऑब्वियसली पार्टनरशिप के पास ज़्यादा होगी. क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग ऑनर्स हैं, सो वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे और ऑब्वियसली ज़्यादा कैपिटल होगा तो फाइनेंसिंग ज़्यादा होगी. बट अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल थिंग्स. ऐसा अब आप ऐसी एग्जांपल भी दे सकते हैं कि अगर एक सोल प्रोप्राइटर बिल गेट्स है तो बेतहाशा लोग आपके आधी दुनिया भी मिला लें तो शायद बिल गेट्स के पैसे जितना नहीं हो सकता. सोल प्रोप्राइटर की फाइनेंसिंग इस सिनेरियो में बिल गेट्स की ज़्यादा ही होगी, बट इट्स एन एक्सेप्शन. in general, if we talk about in general, so sole proprietor has lesser financing available to him in comparison to partnership. Then capabilities, obviously a person has limited abilities, a person has limited managerial capacities. एक बंदा फाइनेंस में, एचआर में, मार्केटिंग में, सप्लाई चेन में, हर चीज़ में ज़बरदस्त नहीं हो सकता. बट अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, बिकॉज देयर आर मोर देन 2 or more than 2 partners or 2 or more than 2 persons, so they can share their responsibility in a better way. और वो एक्सपर्ट भी मुख्तलिफ फील्ड्स में हो सकते हैं. जैसे अगर 4 पार्टनर है तो हो सकता है एक मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, एक फाइनेंस में, एक एचआर में, एंड सो ऑन. सो कैपेबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट जनरलिटीज, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. सो पार्टनरशिप में कैपेबिलिटीज़ बेहतर होंगी इन कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप. Then the tax assessment.
Tax assessment means if the business has paid the liability. Business means the partnership business here, or it also applies on the sole proprietorship. Company में just ये apply नहीं होता. Tax assessment में single taxation है partnership पे भी और sole proprietorship पे भी. इसका मतलब ये है कि अगर sole proprietorship या partnership या business ने tax दे दिया तो अब owner tax नहीं देंगे, यानी कि पार्टनर या सोल प्रोप्राइटर टैक्स नहीं देंगे. और अगर इंडिविजुअल्स ने ऑनर्स ने टैक्स दे दिया तो फिर बिजनेस नहीं देगा. सोल प्रोप्राइटर की सूरत में तो ये बिल्कुल सिंपल है. पार्टनरशिप में थोड़ा सा डिफरेंट है. पार्टनरशिप कैन बी रजिस्टर्ड एंड इट कैन बी अनरजिस्टर्ड एज वेल. लीगली इट इज़ अलाउड टू कीप योर पार्टनरशिप एज अनरजिस्टर्ड, बट फिर साथ में इकोनॉमी जो है या जो लीगल अथॉरिटीज़ हैं वो इंसेंटिव्स देती हैं रजिस्टर्ड करवाने में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्टर करवा लें पार्टनरशिप को, रिकॉर्ड में आ जाए. अलबत्ता अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप भी इलीगल नहीं है. नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑन बोथ द कॉन्सेप्ट्स और बोथ द अफेयर्स. एक साइड पे अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप एंड ऑन द सेकेंड साइड रजिस्टर्ड पार्टनरशिप. रजिस्टर्ड पार्टनरशिप वो है जिसका रिकॉर्ड मौजूद है. मैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि अगर वो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है तो टैक्स असेसमेंट ऐसे होगी कि पहले जितना भी उस फर्म ने प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट पहले पार्टनर्स में डिवाइड होगा. मैं एज्यूम करता हूँ 4 पार्टनर्स हैं और उस फर्म ने 1 लाख प्रॉफिट कमाया है साल का, तो पहले वो, और साथ ही एज्यूम करता हूँ कि हर पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है. सो हर इंडिविजुअल पार्टनर में 25,000 रुपये ट्रांसफ़र या वो प्रॉफिट शेयर कर दिया जाएगा और हर इंडिविजुअल देन उसका टैक्स अलग से पे करेगा, यानी कि 25,000 रुपये. सो फर्म ने पहले टैक्स नहीं दिया बल्कि पहले डिवाइड कर दिया प्रॉफिट. every individual partner has got rupees 25,000 and now each partner will pay the tax on 25,000, ना के 1 लाख पे. और जितना पैसे या प्रॉफिट कम होता है उस पर स्लैब भी कम फॉल करती है. ऑन द अदर साइड इफ़ इट इज़ अनरजिस्टर्ड फर्म, तो ऐसे सिनेरियो में पहले टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 1 लाख पे पहले टैक्स लगेगा. वो टैक्स प्रॉफिट में से माइनस होगा और बाकी जो पैसे बचेंगे वो फिर डिवाइड कर दिए जाएंगे तमाम पार्टनर्स पे. ऐसी सूरत में टैक्स असेसमेंट ज़्यादा होगी क्योंकि 1 लाख के ऊपर जो टैक्स स्लैब होगी वो हायर परसेंटेज में होगी और रजिस्टर्ड फर्म की सूरत में ऐसा नहीं था. सो रजिस्टर्ड फर्म गेट्स लोअर टैक्स असेसमेंट. देन देयर इज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी. अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स कि अगर आपका बिजनेस इस काबिल नहीं रहा कि अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ को अपने एसेट से पूरा कर सके, तो हर पार्टनर की जो ज़ाती एसेट्स हैं, उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स लाइक इट्स होम, कार और एनी अदर एसेट, वो भी एट स्टेक होंगी, वो भी बिकेंगी बिजनेस की लायबिलिटी को पूरा करने के लिए. इसको हम कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी. दैट मीन्स अगर किसी बिजनेस ने लोन लिया, एक फर्म ने लोन लिया और अब वो फर्म इस काबिल नहीं रही कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को, लायबिलिटीज़ को पूरा कर सके, तो उसके पार्टनर्स के जो ज़ाती एसेट हैं वो भी बिकेंगे बिजनेस की लायबिलिटी को पूरा करने के लिए. सो दिस इज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी. एंड फाइनली द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी. जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी मीन्स दैट ईच पार्टनर इज़ रिस्पॉन्सिबल to pay liabilities of all partners and all partners are liable to pay liability of each partner. So what does that mean? इसका मतलब ये है कि एक फर्म ने 1 लाख रुपया लाइबिलिटी के तौर पे पे करना था, हर पार्टनर ने 25-25 हज़ार रुपया पे करना था. हम एज्यूम करते हैं 4 पार्टनर हैं और सबने इक्वली पे करना था. अब अगर मिस्टर ए डिफ़ॉल्ट कर जाता है और उसके पास सिर्फ 10,000 रुपये हैं, सो इसका मतलब है बाकी 15,000 जो उसने पे करना था, नाउ ही इज़ नॉट इन अ पोजीशन टू पे दैट. अब वो 15,000 ऐसा नहीं है कि वो माफ़ हो जाएगा, बल्कि वो बाकी तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, बिकॉज इट्स एन अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड इट्स जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी.
सो एक पार्टनर की जिम्मेदारी सारे पार्टनर्स पूरी करेंगे, या सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी कोई एक पार्टनर जब तक उसके पास पैसा मौजूद है वो पे करेगा? दिस इज कॉल्ड जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी. So just to get default or insolvent or bankrupt of one partner does not mean कि अब वो liability से मुबर्रा हो गया, बल्कि बाकी तमाम partners उस insolvent partner की liability भी पे करेंगे until and unless liability पे नहीं हो जाती या सारे के सारे partners ही bankrupt नहीं हो जाते. फिर हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म पे. और रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसकी बेस पे फर्म रजिस्टर होती है, दैट इज़ पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड इज़ सिंपली एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स इन रिटन फॉर्म. ऐसा टर्म्स एंड कंडीशंस पे मुश्तमिल एक डॉक्यूमेंट जिस पे तमाम पार्टनर्स एग्रीड हैं, उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं. पार्टनरशिप डीड इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये एक गाइड पोस्ट के तौर पे काम करती है. जहाँ पे पार्टनर्स में डिस्प्यूट आ जाए तो यहाँ पे जो रूल्स टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई होंगी उन्हीं को फॉलो किया जाएगा, क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड बनेगी तो उस पर तमाम पार्टनर्स साइन करेंगे एज अ प्रूफ, एज एन एविडेंस दैट दे हैव एक्सेप्टेड ऑल दोज टर्म्स एंड कंडीशंस. सो वो तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके जब उस डीड को, उन टर्म्स एंड कंडीशन को साइन कर देंगे, दैट मीन्स वो इन फ्यूचर दे कैन नॉट डिनाई इट. सो जब भी कोई इशू आएगा, डिस्प्यूट आएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के ऊपर या किसी भी मामले के ऊपर, इन तमाम सिनेरियोज में पार्टनरशिप डीड विल बी द प्राइमरी एविडेंस एंड द डॉक्यूमेंट जिसको कंसल्ट किया जाएगा. सो जब भी पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना है, एक्चुअली पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाने का मतलब है पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर करवाना. सो उसमें तमाम पार्टनर्स के नाम, एड्रेस, जितनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, हर इंडिविजुअल ने कितना पैसा लगाया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, एड्रेसेस क्या हैं, डिस्प्यूट कहाँ सॉल्व होंगे, कौन सी कोर्ट में रूल या कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होंगे. इन अदर वर्ड्स, ऑल द थिंग्स विच कैन क्रिएट प्रॉब्लम शुड बी रिटन इन पार्टनरशिप डीड. सो वो पार्टनरशिप डीड बनेगी, उसके साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म, प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म बाय द अथॉरिटी, और साथ में प्रेस्क्राइब्ड फ़ी जो बैंक में चालान के तौर पे जमा होती है, वो चालान, एप्लीकेशन फॉर्म और साथ में पार्टनरशिप डीड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप को सबमिट करवा दिया जाएगा. नाउ इफ़ रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप इज़ सेटिस्फाइड, ही विल register that firm and will issue a certificate which is called certificate of registration of firm. और अगर वो satisfied नहीं है, then obviously he or she will return the document with the anomalies to complete and to do all the formalities and then submit the case again. So until and unless registrar is satisfied, the firm is if the registrar is not satisfied, the firm will not be registered, and if he gets satisfied, he will issue a certificate which is called certificate of registration of firm. Now we come to the last form of doing business, that is company. We also call it as joint stock company. Company can be private, it can be public, so we will discuss it in future or in the coming slides and lectures. A company is a legal entity formed by a group of individuals to engage in and operate a business. And what is a business? I have told you earlier, a business is a legal activity which is done for the sake of earning profit. So a business can be it's a commercial or industrial or enterprise, so whatever it is, the primary purpose of doing business is to earn profit. There are allied purposes as well, but the primary purpose is to earn profit. So company क्या है? Company एक ऐसे कुछ लोगों का, कुछ इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे लोग मिल के एक पैसा मिला के एक इंस्टीट्यूशन को जन्म देते हैं जिसको हम कंपनी का नाम दे रहे हैं. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ये हम डिस्कस करते हैं ताकि आपको बेहतर समझ आ सके. There are following characteristics of a company. It is an artificial person. A person is someone who can have the property on its name. A person is the one who can sue another person or who can be sued by another person. यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है आर्टिफिशियल. सो दैट मीन्स ये पर्सन तो है, ये अपने नाम पे प्रॉपर्टी भी रख सकता है, ये सू भी कर सकता है, एक मुकदमा भी कर सकता है, इस पे मुकदमा हो भी सकता है, बट इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन.
The only difference between me, you and the company is that we can breathe and the company cannot. Apart from it, all the rights that we have or all the things that we can do, a company can also do. So it is an artificial person. Being artificial, it should be created. ये खुद से नहीं बन सकती. So there are certain regulations, there are certain processes through which it is built, through which it is formulated. उसकी भी हम बात करेंगे. सो इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन. मैं एग्जांपल के तौर पे आपको कहता हूँ बैंक अल्फला लिमिटेड. इट इज़ अ कंपनी. इट इज़ अ बैंक एज वेल इट इज़ अ कंपनी. सो हम बात करते हैं बैंक अल्फला की. लेट से 800 ब्रांचेज हैं. हमने कभी ये बात नहीं की कि बैंक अल्फला के ओनर के पास इतनी ब्रांचेज हैं. हम यही बात करते हैं कि बैंक अल्फला की 800 ब्रांचेज हैं. सो दैट मीन्स बैंक अल्फला इज़ अ कंपनी. इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड इसके अपने नाम पे इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं. सो कंपनी कैन होल्ड प्रॉपर्टी ऑन इट्स नेम. इट कैन सेल, इट कैन बाय, इट कैन सू, इट कैन बी सूड. सो इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन. द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इट इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन. Why voluntary association? Because again it's a contractual obligation, it's a contractual relationship, so a contract cannot be forceful. All those legal measures, all those legal conditions which apply on partnership to do a contract also apply on the company. There should be a mutual consent, there should be a voluntary organization, there should be acceptance, there should be offer, there should not be a minor, they all should be of legal age. So although they should not be bankrupt, they should not be lunatic, they should not be any kind of problem that may create a doubt in the legality cannot be associated here. So it's a voluntary association of all legal individuals who come together, who meet together, who work together for what? For doing business. And why business? To earn profit. Then it is a separate legal entity. Why a separate legal entity? Because it is an artificial person. It can hold property on its name, it can sell property on its name, it can sue any other person, it can be sued. So अगर एक कंपनी पे मुकदमा होता है तो इसका मतलब है वो कंपनी पे मुकदमा है, उसके ऑनर्स पे मुकदमा नहीं है. सो इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी. लीगल कानून लॉ ये मानता है कि कंपनी अलग है और उसके मालिक अलग है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ सेपरेट लीगल एंटिटी. देन इट इज़ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन. डेमोक्रेसी आपने वर्ड सुना होगा. वाई डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन? इट जस्ट एक्ट्स लाइक डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक कल्चर. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पाकिस्तान के ऑनर्स कौन हैं, सो प्रोबेबली योर आंसर विल बी द पाकिस्तानीज. बट आर वी मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान और आर वी बिल्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉज फॉर पाकिस्तान? नो. व्हाट डू वी डू? हम इलेक्ट करते हैं सर्टन रिप्रेजेंटेटिव्स को एंड ऑल दोज आर पाकिस्तानीज. सो पाकिस्तानी अपने आप को नॉमिनेट करता है कि मुझे इलेक्ट करें ताकि मैं मैनेजमेंट कर सकूं, ताकि मैं रिप्रेजेंट कर सकूं आप सबको. सो वी वोट फॉर दैट. हम बहुत से नॉमिनीज में से या बहुत से रिप्रेजेंटेटिव्स जो अपने आप को नॉमिनेट करते हैं उनमें से वोट करते हैं और फिर उन वोट में से जिसको मेजॉरिटी वोटिंग मिल जाती है ही और शी बिकम्स MNA, member of National Assembly. So that means they are the ones who are elected by us. But once they are elected, now they are the ones who are doing all the management and they are the ones who are making all the rules, regulation and laws of Pakistan. So what is the process? We being owners, we vote for someone, then we elect someone and those elected members work as representatives of us. So this is called democracy and same is the case in the company. कंपनी में इसे नेक्स्ट पॉइंट भी मैं आपको इकट्ठा समझा रहा हूँ. ऑनरशिप इज़ डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट. सो ऑनर्स आर नॉट द वंस हु आर डूइंग द मैनेजमेंट एंड वाइस वर्सा. नहीं सॉरी, नॉट वाइस वर्सा. मैनेजमेंट आर अमंगस्ट द ऑनर्स बट ऑल ऑनर्स कैन नॉट डू मैनेजमेंट. लेट्स से कंपनी के 1 लाख ऑनर्स हैं
तो 1 लाख लोग मैनेजमेंट नहीं कर सकते. एवरीबडी वुड वांट टू मेक डिसीजन ऑन इट्स ओन, और अगर इस तरह डिसीजन होंगे दैट मीन्स द कंपनी कैन नॉट रन. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ मैंडेटरी कि ऑनरशिप जो है वो फिर मैनेजमेंट से मुख्तलिफ हो. एंड हाउ मैनेजमेंट इज elected, ये मैंने आपको बता दिया, that it is a democratic organization. It is elected like the same process as we Pakistani do. जो शेयर होल्डर्स होते हैं दे आर कॉल्ड ऑनर्स, द पार्शियल ओनर्स ऑफ द कंपनी. सो वो तमाम शेयर होल्डर्स में से कुछ शेयर होल्डर्स अपने आप को नॉमिनेट करते हैं कि उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तौर पे इलेक्ट कर लिया जाए ताकि वो मैनेजमेंट कर सकें. ये सारी चीज़ें मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ बिकॉज आई होप कि आपको ये सब चीज़ें याद होंगी. बहुत सारे प्रीवियस जैसे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या ऐसे सब्जेक्ट्स में आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी. सो जस्ट टू मेक यू रिमेंबर अगेन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्ट होते हैं वैसे ही जैसे एक एमएनए इलेक्ट होता है. सो शेयर होल्डर्स अपने आप को नॉमिनेट करते हैं कि हम मैनेजमेंट करना चाहते हैं, कंपनी की डायरेक्टर्स में आना चाहते हैं, सो हमें वोट करें. सो ऑल शेयर होल्डर्स हु हैव द राइट, द वोटिंग राइट, दे वोट फॉर अ सर्टन पर्सन. और फिर वो अगर मेजॉरिटी मिल जाती है जिसको, वो मेजॉरिटी जो है दे एक्ट एज डायरेक्टर. और सारे डायरेक्टर्स जितने कंपनी अलाउ करती है, कम से कम पब्लिक लिमिटेड में जैसे 7 होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितने कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स अलाउ करते हैं, लेट्स से 10 डायरेक्टर्स हैं, सो वो 10 डायरेक्टर्स को हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह देते हैं. सो ऑनरशिप इज़ डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट. ऑनर्स आर द शेयर होल्डर्स and they elect certain representatives who are called directors, and directors do management for the company. The next characteristic is it has perpetual existence. Now perpetual existence means it has a long term it cannot die immediately like a natural person can die for probably 70, 80, 90, 100, 120 years. But that company, because it is an artificial person, it cannot breathe, it does not die a natural death. It has a long history, even it can survive for centuries. So it has a perpetual existence. It doesn't matter if any owner dies, it doesn't matter if any management personnel die, it doesn't matter if if a member of board of director dies, the company maintain its existence because it has perpetual existence. तो perpetual existence का मतलब ये है कि एक long term अपना वजूद रखती है, continuous process है. किसी ऑनर के, किसी डायरेक्टर के, किसी शेयर होल्डर के मरने से कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ता. देन कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके शेयर्स जो हैं दे आर ट्रांसफरेबल. अगर हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें, सो पहले तो शेयर क्या होता है? शेयर इज़ एक्चुअली अ प्रूफ that you had given some money to the company and the company has received it as an investment as your investment as an owner. मालिक के तौर पे आपने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी उस पैसे से सारा साल काम करती है और फिर वो काम करने के बाद प्रॉफिट होता है वो अपने शेयर होल्डर में यानी कि ओनर्स में डिवाइड करती है, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं. सो वंस वी पे टू द कंपनी टू बाय ओनरशिप और टू इन्वेस्ट into that company as an owner, the company give a certificate, a piece of paper as evidence कि कंपनी ने पैसा लिया है, और उस piece of paper को, उस evidence को हम share कहते हैं. and that share can be transferred to multiple owners to multiple times. like अगर मैंने एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का शेयर खरीदा है तो मैं जिसको मर्जी चाहूँ खरीदूँ, जिससे मर्जी चाहूँ खरीदूँ और जिसको मर्जी चाहूँ बेचूँ. सो कैरेक्टरिस्टिक है कंपनी की कि इसके शेयर्स जो हैं दे आर ट्रांसफरेबल. एंड जैसे जब मैं ये कहता हूँ कि शेयर ट्रांसफरेबल है, इसका मतलब है इसकी ओनरशिप भी ट्रांसफरेबल है, बिकॉज शेयर इज़ एन एविडेंस ऑफ ओनरशिप. फिर हम बात करते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी की. लिमिटेड लाइबिलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी के. सो दैट मीन्स कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी. सो कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो कंपनी की लाइबिलिटी रहेगी. इट विल नॉट बिकम द लाइबिलिटी ऑफ द ओनर्स, दैट मीन द शेयर. सो ओनर्स की लाइबिलिटी सिर्फ उसी हक है जितना उन्होंने कंपनी को पैसा दिया है, यानी कि कंपनी में जितना इन्वेस्ट किया है या जितने का शेयर खरीदा. इससे ज़्यादा
किसी भी ओनर के, शेयर होल्डर के ज़ाती एसेट नहीं बिक सकते या ज़ाती एसेट्स एट स्टेक नहीं आ सकते बिजनेस की लाइबिलिटी यानी कि कंपनी की लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए। इस कॉन्सेप्ट को हम लिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं। एंड लास्टली देयर इज कॉमन सील। कॉमन सील मीन्स इट्स द कंपनीज स्टैम्प, इट्स द कंपनीज, यू कैन से द सिग्नेचर। जैसे मैं अगर किसी डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करता हूँ तो मैं उस पर अपने साइन करता हूँ, सो इट्स द सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। इट इज़ अ लीगल स्टैम्प ऑफ द कंपनी जिसके ऊपर कंपनी की इट्स द इम्पोज्ड स्टैम्प। अगर आपने देखा हो अपने सर्टिफिकेट्स के ऊपर, डिग्रीज़ के ऊपर, तो एक इम्पोज्ड स्टैम्प लगी होती है जो पेपर के ऊपर एम्बोस हो जाती है, थोड़ा सा अपना निशान छोड़ जाती है। सो इट्स लाइक द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। सो कंपनी हैज़ अ कॉमन सील जो कोई और नहीं बना सकता कंपनी के अलावा। दिस इज़ द आइडेंटिटी, दिस इज़ द सिग्नेचर। जहाँ पे कंपनी ने किसी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना हो या कंपनी ने अपने वजूद को साबित करना हो, सो कंपनी उन पेपर्स पे, उन डॉक्यूमेंट्स पे वो कॉमन सील स्टैम्प जो है वो एम्बोस करती है, लगाती है, इम्प्लांट करती है। So all these are characteristics of the company, more or less. And in the last, we will just share a concept that how joint stock company is formulated. There are 4 steps: promotion, incorporation, subscription, and commencement. Promotion is a stage in which the company is being promoted. The main investigation, the idea, the suppliers of the company or the customers, they are being identified कि कंपनी क्या काम करेगी, कैसे करेगी, briefly investigation, क्या वो वाइबल भी है बिजनेस। सो जो बिल्कुल प्राइमरी काम है जो अभी कंपनी के वजूद से पहले हैं, उस फेज़ को हम प्रमोशन स्टेज कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ इनकॉर्पोरेशन स्टेज। ये वो स्टेज है जिसमें लीगली कंपनी वजूद में आ रही होती है, कंपनी अपनी आइडेंटिटी, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बना रही होती है। सो इनकॉर्पोरेशन में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और अगर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो प्रॉस्पेक्टस और कमेंसमेंट, प्रॉस्पेक्टस ऑफ बिजनेस या स्टेटमेंट इन न्यू प्रॉस्पेक्टस भी आएगी। इस पॉइंट को हम डिटेल में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बिकॉज दीज आर द डॉक्यूमेंट्स विच आर इम्पॉर्टेंट टू द बैंक एज वेल। Then comes the third point, subscription. Subscription part सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए नहीं है। सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है और उस प्रॉस्पेक्टस के अगेंस्ट इनवाइट करती है जनरल पब्लिक को कि वो लोग आएँ और कंपनी को पैसा दें। एक्चुअली ये वो फेज़ है जिसमें कंपनी शेयर अलॉट करती है या शेयर देती है। सो कंपनी जनरल पब्लिक को इन्वाइट करती है, उनसे पैसा लेती है और उस पैसे के अगेंस्ट शेयर इशू करती है। And lastly, when all those subscription and minimum subscription is met by the company go for getting commencement of business certificate from registrar. So I hope ये आपने पढ़ लिया होगा, so मैं इसकी डिटेल में नहीं पढ़ जा रहा। So a private limited company can start its business right after it gets certificate of incorporation because it does not need any subscription। वो जनरल पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती। लेकिन अगर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो वो सब्सक्रिप्शन फेज़ में भी जाएगी, उसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करेगी और फिर कमेंसमेंट स्टेज पे आएगी। एंड आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, द पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस। सो कंक्लूडिंग दिस लेक्चर, आई होप कि आपको फॉर्म ऑफ बिजनेसेस में सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में बेसिक डिफरेंसेस, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और कैसे वो रजिस्टर की जाती हैं, ये समझ आ गई है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं जैसे मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, प्रोस्पेक्टस, इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। टिल देन आई होप कि आप तमाम प्रीवियस लेक्चर्स को पढ़ चुके होंगे और क्वेश्चंस को नोट डाउन कर चुके होंगे। वी विल डिस्कस ऑल दोज क्वेश्चन इन जूम सेशन। स्टे सेफ। जज़ाकल्लाह।